थैंक यू संगीता दी। अ, मैं इन लोगों से पूछ रही हूँ कि इन लोग क्या चाहते हैं। मैं तो बिल्कुल अभी और एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी हूँ। हम्म। अम, एक हाँ जी। देखिए, नमस्ते। ये कोई सिलेबस नहीं है कि हमें पूरा करना है। अब हाँ। ठीक है कि जो भी आपने इतनी डीप जो नॉलेज दी है वो अंदर सिंक करे, वो हमें समझ में आए। बेसिक यस। समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ सकते हैं, बेसिक क्लियर हो जाए। हर हम्म। एक की अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, तो जब हम एक सेशन कर रहे हैं तो सबके साथ मिलकर, तो मेरे ख्याल से अगर हम कुछ क्वेश्चंस या कुछ अगर डाउट्स हैं या कुछ समझ में नहीं है वो ले लें तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी लोगों को। बिल्कुल। आप ही बताओ जैसी मैम कि अंडरस्टैंडेबल है या मैं और भी आसान भाषा का प्रयोग करूं। नहीं, बहुत अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि हम लोग बहुत सारी ऐसी बुक्स भी पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं, और इन सब चीजों में रिसर्च भी करते हैं, सेल्फ रिसर्च भी करते हैं। और बहुत हमारे लिए, मतलब मैं अगर कहूँ तो मेरे लिए ये वर्ड्स बहुत कॉमन से हैं, लेकिन हर एक के लिए कॉमन नहीं हो सकते ना। अभी जैसे हम एस्ट्रल बॉडी, इथरिक डबल आपने बोला, अब उसमें आपने वाइटल बॉडी के बारे में बताया, तो ये एक जो कनेक्शन है सबका, इस पे हम्म। बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। हम्म। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है या कोई भी आप क्लैरिटी चाहते हैं, किसी जगह पे नहीं आई है, तो आप हैंड रेज करिए और बात करिए, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि मुझे तो समझ में आया है जो मैडम ने बताया है। बहुत इंटरेस्टिंग है टॉपिक। मैं तो ये चाहती हूँ नीता मैम की तरह कि आप इसको कंटिन्यू करें, लेकिन सिर्फ हम दोनों ही नहीं है ना। नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छा। संगीता जी, इतना इंटरेस्टिंग है कि मुझे ऐसे लग रहा था कि आप बार बार क्यों बोल रहे हैं ब्रेक लेने के लिए। मैं शायद इसमें एक मैंने थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक वो डाला है मैंने पिक्चर। और ये जो पिक्चर है मैंने ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला पिक्चर ये हम्म। आप देख रहे होंगे कि ये वाला हाँ। इसमें इस पिक्चर में है कि जो इंडिविजुअल सोल्स होती हैं ना और जो ग्रुप सोल्स। अब जब हमारा एलिमेंटल किंगडम जब हम हमारी शुरुआत हुई तो एलिमेंटल किंगडम से शुरुआत हुई। अब एलिमेंट के बाद मिनरल किंगडम आया। आप देखो कि पहले कॉन्शियसनेस ने तैयारी की कि मान लो अब हम जहां कमरे में बैठे हैं अगर वहां पे हवा ही ना हो तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। तो प्रकृति ने तैयारी की कि भाई अभी सब जीवों को अगर जिंदा रखना है तो पहले एलिमेंटल किंगडम लाएंगे। तो अब एलिमेंटल किंगडम आया उसके बाद मिनरल किंगडम आया और मिनरल किंगडम के बाद फिर प्लांट किंगडम आया। लेकिन अब सभी की वाइटल बॉडी है यानी कि जो एनर्जी है सभी के पास प्राण है। आप ये समझो वाइटल बॉडी का मतलब आप प्राण समझ लो आसान भाषा में। तो अब प्लांट के पास कोई छोटे से छोटा भी प्लांट है उसके पास भी वो प्राण है। उसके पास वो उसका लाइफ स्पैन हो गया। अब वो जिसका लाइफ स्पैन हो गया इसका मतलब ये हुआ कि वो स्पेस एंड टाइम के अंदर एंटर कर गया। एक हमारा रोल है जो स्पेस एंड टाइम से बाहर है। एक हमारा रोल है जो स्पेस एंड टाइम के अंदर है। जो जैसे कहते हैं ना कि कहाँ गए थे। हम बोलते हैं हम लोकल ही गए थे। लोकेलिटी। तो जो हमारा ये थ्री डायमेंशन जो बॉडी है ये लोकल है। लेकिन हमारी जो वाइटल बॉडी है वो लोकल नहीं है। वो हम्म। नॉन लोकल है। वो फीलिंग्स वाली जो बॉडी है वो नॉन लोकल है। तो आप देखो कि कितनी हमारे पास पावर है कि हम एक नॉन लोकल डोमेन में भी डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हैं। जो हमारी मेंटल बॉडी है वो भी नॉन लोकल है। सुपरा मेंटल बॉडी है वो भी लोकल नॉन लोकल है। और जब एलिमेंटल किंगडम से हमने शुरुआत की अपनी सोल की जर्नी की वहां से होते हुए ट्रांसफर होते हुए हम उस मिनरल से होते हुए प्लांट से होते हुए एनिमल से होते हुए
हम ग्रुप सोल से होते हुए हम इंडिविजुअल में आ गए, लेकिन हमारी वाइटल बॉडी ऑटोमेटिकली, सभी की वाइटल बॉडी ऐसे बनती रही और हम उस वाइटल बॉडी को लेकर आ गए। कुछ उसके अंदर ऐसी चीजें हैं जो सॉफ्टवेयर है, जो ऑलरेडी हमारी एनिमल किंगडम से ही हमारे साथ है। अब ये इतनी डीप स्टडी है कि जिसमें हमें अब ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि इसी को हम साथ में वाइटल बॉडी के साथ हम एस्ट्रल बॉडी बोलेंगे। एस्ट्रल का मतलब कि आपके जो भी अंदर फीलिंग्स आ रही है, जो आपकी थिंकिंग है, उन दोनों का को रिलेशनशिप है या नहीं। तो अब वो एस्ट्रल ट्रेवल, अब हम बहुत आसानी से बोल देते हैं एस्ट्रल ट्रेवल हुआ था, या हम बहुत आसानी से बोल देते हैं कि एस्ट्रल सर्जरी। सिंपल बोलने का मतलब ये है कि क्या आप उस तल के ऊपर जाके, एस्ट्रल बॉडी में जाके अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं थ्रू मेडिटेशन। आप अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं। एस्ट्रल का मतलब आपकी फीलिंग, आपकी थिंकिंग, सिंपल सी बात है। तो सर्जरी क्या हुई? सर्जरी का मतलब ये हुआ, कोई नहीं करवाता सर्जरी। सर्जरी का मतलब ये है कि क्या आपको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन है। अगर गलतियों का रियलाइजेशन है तो क्या आप मेडिटेशन के दौरान जब आपकी एस्ट्रल बॉडी एक्टिव होती है तो क्या आप उनमें करेक्शंस ला सकते हैं, उसको अपनी प्राण अग्नि से उन करेक्शंस को ठीक कर सकते हैं, या अपनी उस गांठ को जला सकते हो, अपने कर्मों को मिटा सकते हो। ये है एस्ट्रल सर्जरी। वाह, ये वंडरफुली है। एक्सप्लेन मैडम, बहुत सुंदरता से आपने एक्सप्लेन किया। तो ये टाइम, मतलब इतना टाइम लगा मुझे समझने में एस्ट्रल बॉडी को, कि जो भी चीज हम बुनते हैं उसकी बुनाई को खोलेगा कौन? हम ही तो खोलेंगे, कोई नहीं खोल सकता। सो बी अवेयर कि हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है उसको हमें अपने आप को कैसे करेक्ट करना है। करेक्शंस हमारी ही है। तो मेडिटेशन के जरिए हमें ये हेल्प मिलती है कि हमारी फिजिकल बॉडी एक एक तरफ से डॉर्मेंट में चली जाती है, डॉर्मेंट स्टेट में, जैसे हम गिरने वाले हो जाते हैं। डॉर्मेंट स्टेट मतलब कि एक साइड लटक जाएगी और हमारी एस्ट्रल बॉडी ओपन हो जाएगी। अब वहां पे कुछ ना कुछ अपने आप ही कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्शन होगा, हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्शन होगा, वो अपने आप ही कनेक्शन होगा और फिर हमें अंदर से रियलाइजेशन होगा कि यस, मुझे फॉरगिवनेस करनी है या मुझे इस चीज को करेक्ट करना है। तो ऑटोमेटिकली क्वांटम लीप के जरिए ये हमें पता लगेगा कि यस, आई हैव टू करेक्ट। करेक्शन हो गई तो एस्ट्रल सर्जरी सक्सेस हो गई। ये होता है एस्ट्रल। तो ये एस्ट्रल समझने के लिए अब ये जो हमारा इंडिविजुअलाइजेशन है, हमारा एक इंडिविजुअल सोल बन गया। पहले ग्रुप सोल्स में थे। इसी ग्रुप सोल को जब हम बोलते हैं तो ग्रुप सोल को बोलते हैं कि जितना भी एलिमेंटल किंगडम से लेके एनिमल, एलिमेंटल से एनिमल तक, ये सब इन्वोल्यूशन में आता है। इसको बोलते हैं इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन का मतलब हमारा कोई रोल नहीं है इसमें प्रकृति का रोल है। प्रकृति का मैथमेटिक्स चलता, हमारा नहीं चलता। प्रकृति कहती है इन्वोल्यूशन मेरे गर्भ की बात है, मेरे गर्भ में रहते हैं, तुम नहीं कुछ कर सकते, तुम्हारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है इसमें, मेरा मैथमेटिक्स चलेगा। इन्वोल्यूशन। एनिमल किंगडम तक हमारी हिम्मत नहीं कि हम कुछ कर, क्यों? क्योंकि वो इन्वोल्यूशन प्रकृति के गर्भ में। अब आ जाओ, तुम्हारा हायर ब्रेन डेवलप हो गया। अब हायर ब्रेन जैसे डेवलप होगा, हमारा लिम्बिक ब्रेन से हम हायर ब्रेन में आए, हमने अपना कॉजल बॉडी को, राइट में आप देख रहे होंगे कि प्रिमिटिव मैन, कॉजल बॉडी आ गई। तो अगर हम कुत्ते को डंडा मारते हैं तो हमारा कॉजल बॉडी में आता है। कुत्ता हमें कहा जाए तो कॉजल नहीं होगा, उसके ऊपर कोई कॉजल का मैथमेटिक्स नहीं चलता, उसके ऊपर कोई लॉ ऑफ कर्मा नहीं है, क्योंकि वो इन्वोल्यूशन में, हम इवोल्यूशन में, हमें सीखना है। तो हमने भी शायद एनिमल किंगडम में बहुत सारे कुछ काटा भी हो सकता है। तो उस वक्त हमारा कोई कॉजल बॉडी का कोई रिलेशनशिप नहीं है, लॉ ऑफ कर्मा नहीं है, वहां पे लागू नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने जंप लगाया, इवोल्यूशनरी स्टेट में आए, कॉजल बॉडी आया, हमारा हायर ब्रेन आया, और हायर ब्रेन के साथ साथ हमारी जो वाइटल बॉडी है, ये सारी बॉडीज की डेवलपमेंट शुरू हुई। अब बता दिया, कॉन्शियसनेस ने कहा कि अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हारे पास अब हायर ब्रेन आ चुका है, तुम्हारे पास अपनी फ्री विल आ चुकी है। फ्री विल, एक्टिविटी एंड डिजायर, थियोसॉफिकल में 3 वर्ड यूज हुए कि फ्री विल, एक्टिविटी, डिजायर उसी के साथ है, एक्टिविटी फ्री विल के साथ, और विजडम। 3 चीजें उन्होंने यूज। अब उन्होंने कहा कि
ये शायद मैं बंद कर दूं। तो आपने ये देख लिया, तो अब फ्री विल और आपकी एक्टिविटी और विजडम, जब आपको पता लग गया कि मैं इस कमरे में रहती हूँ और इस कमरे में, अब इसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने वाली बात है, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं फ्री विल, थियोसॉफिकल सोसाइटी बोलती है। फ्री विल का मतलब मेरे अंदर एक डिजायर आई कि यार मैंने आज पिंक कलर की चादर बिछानी है, ओके ठीक है, विल मेरी पूरी हो गई, एक्टिविटी भी कर दी, मैंने बिछा भी दिया, और एक विजडम भी आ गया, कुछ दिन तक बिछी रही। अब मैं उसके चिपकने लगी कि अरे बस यही चाहिए मुझे, तो फिर वहां पे हम मार खा जाए। वहां पे कहते हैं कि तुम फ्री विल लाओ, ओके, यू एक्सपीरियंस इट, एक्टिविटी के दौरान तुम एक्सपीरियंस करो उसको, लेकिन उसके बाद एक विजडम आ जाए तो छोड़ दो, आगे बढ़ो। लेकिन हम तो एक ही कमरे में, हम अपनी इगोइस्टिक मी सेंटरनेस में ही चिपके हुए, और इतने चिपके हुए हैं कि हम उस कंफर्ट को छोड़ नहीं सकते कि मुझे पिंक कलर पसंद है तो मैं पिंक कलर ही लूं। अब क्यों? क्योंकि मेरा जो मेंटल बॉडी है, जब हम कभी मेंटल बॉडी की बात करेंगे तो वहां पे आएगा कि तुम्हारी वृत्तियां इतनी पक्की हो चुकी हैं कि बार बार, अब बोला जाता है चित्त वृत्ति निरुद्ध की वृत्ति नहीं टूट सकती, क्योंकि हम इतने कंडीशन हो गए। और इसका सारा लेखा जोखा कहाँ है? हमारी वाइटल बॉडी के अंदर है। ये रिकॉर्ड जब तक है, जब तक हम जिंदा हैं। जैसे ही हम मरे, हमारी इथरिक बॉडी सेपरेट हो जाएगी और हमारी मेंटल बॉडी भी यहीं पे चारों तरफ ही यहीं पे जमा हो जाएगी, इसी क्वांटम वर्ल्ड में जमा हो जाएगी। यहाँ पे ही सॉफ्टवेयर होंगे, ऊपर नहीं जाएगी, ऊपर तो कुछ नहीं जाता। सोल ट्रेवल करता है, वो भी कॉन्शियसनेस का अपना ट्रेवल है, पाथ है उसका, कुछ भी नहीं जाता साथ, मेमोरी भी यही है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ने कहा कि आप जब जो ये बुक्स हम इथरिक डबल, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी जब ये पढ़ रहे थे, तो इसमें ये बात समझ आई कि जो आपकी फ्री विल है, ओके तुम्हारी फ्री विल है, यू एक्सपीरियंस इट, गो इन एक्टिविटीज एंड यू गेट विजडम। जब आपके पास एक विजडम आ गया, विजडम का मतलब प्रज्ञा, बार बार करने से आपके पास एक प्रज्ञा आ गई, और उसके बाद एक अंदर से आवाज आती है कि यार एनएफ बहुत हो गया, एनएफ बहुत हो गया। लेकिन फिर भी बहुत नहीं हुआ, तो फिर हम मर गए, फिर हम लॉ ऑफ कर्मा में उलझ गए, और बस कई कई जन्म हमारे बंध गए। तो वो ये कहते हैं कि आपको अगर इन चीजों में ये सीख लिया आपने, तो फिर आप और आगे बढ़ो। हमेशा उन्होंने, एचपी बेलोवेत्स्की, इन्होंने सबने लिखा है, सीडब्ल्यू लीड पीटर ने, कि कोई भी छोटे से छोटा एक्सपीरियंस है, जब आपका हो गया तो यू बिकम एट नेक्स्ट मोमेंट यू आर न्यू, तुम नए हो अगले मोमेंट, फिर तुम पीछे जा रहे हो, फिर पीछे जा रहे हो, फिर पीछे, नहीं तो मैं ऐसा करता था, नहीं मैं ऐसी करती थी, फॉरगेट इट। क्योंकि क्वांटम वर्ल्ड, आपका जो क्वांटम वर्ल्ड है जो आपके चारों तरफ है, जो आप चेतना के सागर में, वो रिकॉर्ड कर रहा है सब, और वो सारी रिकॉर्डिंग जो इनविजिबली, नॉन लोकली, आपकी ही रिकॉर्डिंग, आपकी ही वाइटल बॉडी के थ्रू, आपकी ही एस्ट्रल बॉडी के थ्रू, आपकी ही मेंटल बॉडी के थ्रू सब रिकॉर्डिंग हो रही है। हमें नहीं पता, लेकिन हम अभी, हमें आभास नहीं है। लेकिन बाद में जब कई बार होता है कि अभी हमारे एक रिलेटिव है, दूर के रिलेटिव हैं, अभी कल उनसे जब बात की तो पता लगा कि वो चेन्नई हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनको लिवर सिरोसिस हो गया, और एक हफ्ते पहले तक बिल्कुल ठीक, और लिवर सिरोसिस से अभी नया उनको लिवर ट्रांसप्लांट के लिए वो गए हुए हैं वहां। क्या हुआ होगा एकदम से सरप्राइजिंग, सब कुछ ठीक है, वेजिटेरियन है, बहुत अच्छी सोल के व्यक्ति हैं, लेकिन एकदम से क्यों हुआ होगा? क्या हुआ ऐसा कि हमने, कौन से उस क्वांटम फील्ड में ऐसी क्या चीज थी कि जिसकी वजह से वो एकदम से वो बीमारी आ गई? अब उनको तो ये बात नहीं समझ आई, फोन पे बात किया तो कहते कि मैं तो संगीता ऐसा कुछ नहीं खाता, ऐसा मैं कुछ नहीं करता। अब ठीक है, ओके, तुम कुछ भी नहीं करते, पर क्वांटम वर्ल्ड में पता नहीं क्या, कौन सा सीड हमने बोया है जो अभी उग गया है, और उसको हमें काटना। तो जो हमारी वाइटल बॉडी है, उसका एक काम है, फिर हम इसको और आगे चलेंगे अगर आप कहोगे तो, नहीं तो क्योंकि मेरे को ये लगता है कि बहुत आराम से हमें चलना चाहिए। वाइटल बॉडी एक ऐसी बॉडी है सारी बॉडीज में से, जिसको हम, उस ब्लूप्रिंट को थ्रू मेडिटेशन और थ्रू ब्रीदिंग टेक्निक, हम उस डिफेक्टेड ब्लूप्रिंट को ठीक कर सकते। मेंटल बॉडी नहीं कर सकती, सुप्रा मेंटल बॉडी नहीं कर सकती, फिजिकल बॉडी में मेडिसिन नहीं कर सकती, वाइटल बॉडी के अंदर वो पावर है कि वो ठीक कर सकते। चाहे हम उसको बिल्कुल आसान भाषा में समझें कि वो प्राण अग्नि है, जैसे हमने ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट कॉन्टिन्यूसली करना है, वो प्राण अग्नि इतनी प्रज्वलित हो जाए कि जो हमारे अंदर चारों तरफ उस डिफेक्टेड जो ब्लूप्रिंट है उसको जला डाले, खत्म कर दे, चेंज कर दे। मतलब जला डालने का मतलब कि उसके अंदर बदलाव आ जाए, मॉडिफिकेशन आ जाए, तब तो वो वाइटल बॉडी के अंदर जो डिफेक्टेड
ब्लूप्रिंट है वो ठीक हो जाएगा। तो मैं आपको नेक्स्ट एक पेशेंट का दिखाऊंगी, एक टंग दिखाऊंगी। टंग के जरिए पता लगेगा कि कितना उसके अंदर वो बदलाव आया उस पेशेंट के अंदर, इसी सिर्फ ब्रीथिंग टेक्निक के जरिए। क्यों? क्योंकि वाइटल बॉडी के अंदर वो पावर है, क्योंकि चक्रास हीलिंग, जो हम चक्रास साइंस है उसको हम धीरे धीरे समझे ना। तो आज हम इतना ही करते हैं, और फिर हम आगे नेक्स्ट ट्यूसडे को फिर से कंटिन्यू करेंगे। मैं दोहा जो पदावली में पढ़ रही थी विशुद्ध प्रेम का, वहां यस, से एंड करेंगे। तो यस। वहां पर जो विशुद्ध प्रेम है उसमें एक पद आता है। तो उसमें वो कहते हैं कि जो विशुद्ध प्रेम है, विशुद्ध प्रेम का मतलब है कि दूसरे को सुख देना और अपने आप की बलि दे देना, ये है। तो दूसरे को सुख दे के अपने आप की बलि देना, ये विशुद्ध प्रेम का पहला सूत्र है। तो वो कहते हैं कि रहन न पावत और रस जहाँ प्रेम को राज, रहन न पावत और रस जहाँ प्रेम को राज, मतलब कि जहां पर प्रेम है वहां पे कोई और रस अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा विशुद्ध प्रेम है कि जहां पर और कोई रस तुम्हें अच्छा ही नहीं लगेगा अगर तुम उस विशुद्ध प्रेम में डूब जाओगे। तो एक चेतना का सागर है और एक विशुद्ध प्रेम का सागर है। तो अभी मैंने फिलहाल विशुद्ध प्रेम का सागर चुना हुआ है। इस चेतना के सागर से परे हो गई हूँ, अभी विशुद्ध प्रेम के सागर में डुबकियां लगा रही हूँ, एक नई लर्निंग सीख रही हूँ। जैसे जैसे पदावली पढ़ती हूँ तो रोना भी आता है। तो वो लिखते हैं कि तन विलास जो विषय के, तन विलास जो विषय के, ना प्रेम ते जाही, मतलब कि अगर हमारा तन, हमारी देहवृत्तियां उसी में पड़ी रहेंगे, विषयों में ही पड़ी रहेंगी, छोटे से छोटे काम में भी हम उलझे रहते हैं, बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करते। तो वो कहते हैं तन विलास, उसी विलासिता में अगर तुम पड़े रहोगे उस तन के चक्कर में, तो तुम विशुद्ध प्रेम के उस दायरे में एंटर नहीं कर सकते। विशुद्ध प्रेम के सागर में तुम्हें अपनी बलि देनी पड़ेगी, नहीं तो तुम अपनी देह वृत्तियों में ही उलझे रहोगे। तो वो कहते हैं कि वहां प्रेम नहीं आ सकता जहां पर तुम्हारी देह की वृत्तियां हैं, या तुम उस तन विलास जो विषय के, विषय मतलब तुम्हारी बहुत सारी एक्टिविटीज, विषयों में ग्रसित हो जाना या विषयों की वृत्तियों में उलझे रहना। अब मेरा ये काम बचा है, मेरा ये काम बचा है, मेरा ये काम बचा है, वो कहते हैं वहां तो तुम्हें कुर्बानी दे के आना पड़ेगा, सिर के ऊपर कुर्बानी की पगड़ी डालनी पड़ेगी, तब तुम विशुद्ध प्रेम में आ सकते हो। तो फिर वो क्या कहते हैं, भानु उदय जो तम रहे तो वह भानु नहीं, मतलब हम सोचते हैं कि काम भी कर ले और प्रेम का भानु भी, मतलब प्रेम का सूर्य भी उदय हो जाए, ऐसे भी चल जाएगा। तो कहते नहीं, वो तम ही है, वो अंधकार ही है, तुम अपने उस बहकावे में मत आओ, ये अंधकार, ये तम है, ये उदय जो है ये भानु नहीं है, ये प्रेम का उदय नहीं है, तुम इस भुलेखे में मत रहो, तुम्हें इन सब से दूर होना पड़ेगा। खैर बहुत डीप है ये भी एक साइंस है, कभी मौका लगेगा आगे तो इस साइंस को जरूर मैं लिख रही हूँ अभी फिलहाल, कि इतनी गजब की साइंस है ये। ओ माय गॉड, ये तो बहुत दूर थे इससे, तो अब धीरे धीरे ये भी सीखने का मौका मिल रहा है। थैंक संगीता यू। जी, थैंक यू। जब आप बताते हैं ना विशुद्ध प्रेम का, तो मेरे भी अंदर बड़ी उमंग पैदा हो जाती है कि इसके बारे में और ज्यादा जाने। क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं हम लव एंड लाइट के हैं, है ना, बने हुए हैं, पर हर चीज में तो अपनी लव कंडीशनल हो गई है। पर जब आप विशुद्ध प्रेम की कहती हैं बात, जब आपने पिछले बार की थी, तो मैं आपको बताऊं, मेरे हस्बैंड ऑफिस में सुन रहे थे आपके सेशन को, वो वाले सेशन को, और मेरे को घर में आके बोलने लग गए कि मैं, मेरी आंखें गीली हो गई थी जब संगीता जी बता रही थी। तो मैंने कहा क्यों? तो बोले कि मैं पहली बार सोचा कि हम सभी लोग, मतलब चाहे ऐसे हम सोचते हैं कि हम बहुत एक दूसरे को प्यार करते हैं, हस्बैंड वाइफ बच्चों को, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंडीशनल लव तो है, विशुद्ध प्रेम तो नहीं है। हस्बैंड वाइफ में भी थोड़ी मिलावट है अभी भी, है ना। तो मैंने कहा हाँ, तो आपको आज रियलाइज हुआ? बोले हाँ, मैं पहली बार सोचने लग गया कि कभी हम लोग इस जन्म में उस विशुद्ध प्रेम तक के पहुंचेंगे। मैंने कहा चलते हैं, अगले जन्म में पहुंच जाएंगे, इस जन्म में शायद नहीं भी पहुंच। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और शब्द नहीं है, इतना सुंदर आप साइंस और स्पिरिचुअलिटी को जोड़ के बता रही हैं। ये इतने गहरे सब्जेक्ट हैं कि हमें अगर हम प्रैक्टिस में नहीं उतारेंगे तो फिर डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करना। तो अगर हम उसको प्रैक्टिस में उतार लेते हैं
कि हमें अब अपनी वाइटल बॉडी की सफाई करनी है, मान लो हम बहुत आसान भाषा में ये कहें कि हमें क्लिनजिंग करनी है, तो ब्रीदिंग टेक्निक अभी किसी ने पूछा भी है कि क्या ब्रीदिंग टेक्निक इज नथिंग। आप बस जैसे 1 मिनट तक, 1 मिनट में 12 सांस है, तो आप उसको ब्रीद इन ब्रीद आउट, नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है, ब्रीद इन ब्रीद आउट, उसको तोड़ो मत, उस सीक्वेंस को नहीं तोड़ना है आपने। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे कि 1 मिनट तक आप उस 12 आप सांस ले रहे भी हो, छोड़ भी रहे हो, तो ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ये कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी। फिर आपको लगेगा कि नहीं मैं थकी नहीं हूं, तो 2 मिनट आप उसको कर सकते हो, फिर 1 मिनट रेस्ट कर, आप थक गए तो रेस्ट कर लो। लेकिन अगर ब्रीद इन और ब्रीद आउट अगर आप बीच में तोड़ रहे हो और आपका थॉट प्रोसेस कहीं बीच में आ रहा है, तो वो बहुत डिले वर्क करेगा, लेकिन बहुत डिले वर्क करेगा। तो प्रैक्टिस हमें ये बनानी है कि जब हम मेडिटेट भी करते हैं, तो मेडिटेट में भी हम स्टार्टिंग में ब्रीद इन ब्रीद आउट ही करते हैं, लेकिन ये जो टेक्निक है ये वाइटल बॉडी के अंदर, हमारी टेक्निक क्या है कि हमें उस डिफेक्टिव ब्लूप्रिंट को हटाना है, ताकि हम दवाइयों से परे हो जाएं। हमें उस डिफेक्टिव ब्लूप्रिंट को मिटा देना है, नया ब्लूप्रिंट बनाना है। तो हमें लगातार मिनिमम 3 मंथ्स तक हमें वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मॉर्निंग एंड इवनिंग, अदरवाइज वो डिफेक्ट खत्म नहीं हो। क्यों नहीं खत्म होगा? क्योंकि अब एक सेल तो है नहीं, एक ऑर्गन नहीं है, एक सिस्टम नहीं है, तो हमारी जो फिजिकल बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, उन चारों तरफ उनकी वाइटल बॉडी। और अगर मान लो लिवर के ही चारों तरफ उसका वाइटल बॉडी का डिफेक्टिव ब्लूप्रिंट बन गया है, तो वाइटल बॉडी के साथ साथ उसका जो अगर हम मणिपुर चक्र बोले, तो सीलियक प्लेक्सिस में टोटली उसमें ब्लूप्रिंट में डिफेक्ट आना शुरू हो गया। तो जब तक हम उसको 3 महीने तक कॉन्टिन्यूसली ब्रीद इन ब्रीद आउट की टेक्निक नहीं करेंगे, या हम कोई चक्रास का एक्सरसाइज नहीं करेंगे मणिपुर से रिलेटेड, तो डिफेक्ट ठीक कैसे होगा? इसीलिए बहुत जल्दी हम मेडिटेशन में हार मान जाते हैं कि अरे हम नहीं कर सकते, मेडिटेशन नहीं कर सकते या ब्रीदिंग टेक्निक नहीं कर सकते, इससे अच्छा तो दवाई खा लो। बट मैं कहती हूँ कि इतना अच्छा है, क्या हम 3 महीने तक, क्या हम इसको ब्रीदिंग टेक्निक के सहारे या मेडिटेशन के सहारे क्या हम इसको ठीक नहीं कर सकते? कर सकते हैं। बाकी तो ये है कि लॉ ऑफ कर्मा का जो खेल है, हमारी कितनी इनकारनेशनल जर्नीज हैं, उसके अकॉर्डिंग हम तमस में है या रजस में या सत्व में है, कौन सी लेयर में है, ये हमें खुद भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर मैं रजोगुण में हूँ, तो फिर कभी इसमें, क्योंकि आगे आगे जैसे जैसे बात होती जाएगी, तो रजोगुण को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। रजय क्या होता है और तमय क्या होता है और सत्व क्या होता है। तो अगर मैं रजोगुण में हूँ, तो मेरा जो डिफेक्टिव ब्लूप्रिंट है वो देर से ठीक होगा, तमोगुण है तो और भी ज्यादा देर से होगा, सत्वगुण है तो अंडरस्टैंडिंग जल्दी आ जाएगी, और मैं सिंसियर भी होंगी अपने काम करने में। तो मैं अगर सिंसियर हूँ, क्योंकि मैं सत्वगुण में हूँ, तो मैं सिंसियर हूँ, मुझे एक पैशन है कि मुझे ठीक करना है, मुझे ठीक करना है, तो ठीक हो जाता है। और अगर वो रजोगुण है कि वो आज हमारी बात सुन रहा है, कल कहीं और जा रहा है, चंचल है, तो आज कहीं आज हमारी बात सुनी, कल कहीं और गया, परसों कहीं और चला जाएगा, तो फिर रजोगुण में ठीक होने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि वो ब्लूप्रिंट डिफेक्टिव हो गया और वो जगह जगह उसको कोई फेथ नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, और खुद भी वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहता, तो वो ठीक नहीं हो। और तमोगुण में तो वो इतना ही स्लगिश है कि वो अपनी बॉडी के ऊपर ही काम नहीं करना चाहता। वो कहते हैं कि जैसा भगवान ने अगर मुझे शरीर दे दिया तो भगवान ही देखेगा, तो भगवान थोड़ा देखेगा, तो हमें खुद करना पड़ेगा। तो तमोगुण में हम डिपेंडेंसी होती है, बहुत ज्यादा तमोगुण में डिपेंडेंसी होती है, कि डिपेंडेंट हो जाते हैं, भगवान ने जैसा कर दिया वैसे ही हो। मतलब भगवान मतलब कि किसी ने भी, जैसे बड़े ने कह दिया कि हाँ भाई ऐसा ठीक है, कुछ नहीं होता, हो जाएगा, तो हम दूसरे को के ऊपर अपना पक्ष रख के और हम ठीक होने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि हम एकदम से छू मंतर से, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि प्राण अग्नि से हम ठीक हो सकते हैं, है ना? तो लेकिन ठीक होने के लिए हमारा हमारा डिटर्मिनेशन चाहिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। इसीलिए वाइटल बॉडी मेडिसिन को अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं, तो कुछ मेरे पास जो पेशेंट है वो आते थे, मतलब अबव 60 है, क्योंकि मैं उसको अपनी रिसर्च में नहीं डाल सकती थी,
तो जो अबव 60 आते हैं तो वो सिंपल यही कहते हैं जी हम तो आपकी वो एक्सरसाइज कर रहे हैं जी, 5 मिनट लगातार एक्सरसाइज की, 5 मिनट आराम किया, 5 मिनट एक्सरसाइज की, तो 25 मिनट का एक उनका कोर्स सेट कर दिया, तो उसी से वो ठीक है। लेकिन पैशन होना चाहिए और एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो 1 डे आज का है, जैसे जैसे हम और आगे बढ़ेंगे तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती चली जाएगी। तो जो ये आप ब्रीदिंग का बता रही हैं संगीता जी, वो मेन एक्चुअली देखा जाए तो कॉन्शियस ब्रीदिंग है, कॉन्शियस ब्रीथिंग, पर यस। काउंट करना है आपको। 1 मिनट में 12 होने चाहिए, ऐसा काउंट करना है? नहीं 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 नहीं, मतलब ये एवरेज है, हर किसी का सांस में हाँ 12 से 15 सांस ही होते हैं, हाँ हाँ। हर किसी। ठीक है, हम्म। किसी का 12 होगा, किसी का 13 होगा, किसी का 15 होगा। हम्म। तो ब्रीथ इन किया, ब्रीथ आउट किया, तो 1 मिनट में आपको गिनने की जरूरत नहीं है। आप देखो कि मेरा हो गया और मैं थक गया हूँ, तो आंख बंद करके बैठ जाओ और अपने आप को ऑब्जर्व करो। हम्म। क्यों करो ऑब्जर्व? क्योंकि जब आप थक जाते हो तो आपका एक जो साइकिल चल रहा है, आप देखते हो ना, पेडल छोड़ देते हो, साइकिल हाँ चलाते चलाते हो तो अपना चलता रहता है, तो हाँ। प्रोसेसिंग होती है, उसको बोलते हैं अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग। क्वांटम में अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग बोलते हैं उसको। तो अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग का मतलब कि पुराने वाला चला गया, नए वाला ऊपर से आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो शिफ्ट हो जाएगा कि ओल्ड पैटर्न टूटा, नया अपने आप वहां उसकी जगह ले। हम्म। तो ये एक प्रैक्टिस है कि जिससे हम 1 मिनट 2 मिनट स्टार्ट करो, 1 मिनट से 2 मिनट से धीरे हम्म। धीरे 5 मिनट तक ले आओ, 3 मिनट तक ले आओ, और फोर्स नहीं करना, जितना आपको अच्छा लगता है उतना करो। उसके बाद आप 3 मिनट अगर आपने प्रैक्टिस की है तो 3 मिनट रेस्ट कर सकते हो, क्योंकि वो अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग चल रही होती है। अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग का मतलब है कि चेतना के सागर में आपकी शिफ्टिंग चल रही होती है ऑटोमेटिकली नहीं उस तो उसमें ब्लिस ऐसा बॉडी से। नहीं है कि आपको पूरे हम्म, लंग्स भरने हैं या डीप ब्रीथ नहीं कर, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सिंपल जो आपकी नेचुरल ब्रीदिंग है वही। अच्छा, बस आप कॉन्शियस करना है आपको। कॉन्शियसली होना चाहिए बस। आईज ओपन। आईज बंद करो तो ज्यादा बेटर है, आप ओपन भी कर सकते हो, उसमें कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप आंखें बंद करो, बट आपका फोकस अगर नाभि और हृदय पे है तो ज्यादा अच्छी होती है। तो जैसे संगीता जी, मैंने बहुत पढ़ा है कि ऐसे इमोशन से स्पेशलाइज्ड ऑर्गन को अटैक करते हैं। जैसे मैंने पढ़ा फियर किडनी को करता है, एंगर लिवर को करता है। तो क्वांटम हीलिंग में भी ऐसा बताते हैं क्या कि कोई पर्टिकुलर इमोशन, हेट्रेड बिल्कुल, पैनक्रियास को करता है? क्वांटम में, हाँ जी, क्या आप पूरी पूरी बात बोल दीजिए। हाँ, हेट्रेड पैनक्रियास को करता है। तो ऐसे 3 4 इमोशन का मैंने स्पेशलाइज्ड ऑर्गन पढ़ा था। हम्म। तो जैसे मैं अपने आसपास के लोगों को किडनी का या लिवर का प्रॉब्लम देखती हूँ तो उससे रिलेट करने की कोशिश करती हूँ। पर हम्म। जरूरी तो नहीं कि वो जो मैंने पढ़ा है वो सही हो या जो मैं देख रही हूँ वही सही हो। आप हम्म। अभी क्वांटम हीलिंग में देखिए, न्यू न्यू रिसर्च बहुत हो रहे हैं। तो वही हम्म। मैं जानना चाह रही थी कि उसमें कोई है क्या स्पेसिफिक ऑर्गन प्लस जैसे इमोशन? वाटर से रिलेटेड है, अब आप वाटर, आपका 80% जैसे वाटर है, हाँ। आप ऑर्गन्स की तरफ अभी मत जाओ। मतलब आप ये सोचो 80% वाटर है हमारी बॉडी में, 70 to 80। हम्म। अब आप देखो कि आपकी 70 to 80% वाटर के अंदर वही आपकी मेमोरीज आ रही हैं, और मेमोरीज रोटेट कर रही हैं आपके ब्लड में, आपकी लिम्फ में, आपके प्लाज्मा में, वही मेमोरीज आपकी। इसमें मैंने एक पिक्चर नहीं लगाई, शायद मैंने लगाई है, मैं अगर आप सबके पास समय है या नेक्स्ट टाइम करें। अभी एक हार्ट कोड करके कुछ बहुत सारे ऐसे हार्ट जो ट्रांसप्लांट हुए हैं, हम्म। एक ऑथर हैं, मैं नाम बताती हूँ उनका। तो अभी बहुत सारे मैं आप सबको भेजूंगी, मैं आपको भेज देती हूँ, आप ग्रुप में हाँ। है, ग्रुप में डाल दीजिए। हार्ट कोड करके एक बुक आया है, बहुत पहले आ गया था, लेकिन अभी वो काफी हाईलाइटेड है। कहने का मतलब ये है कि जो मैं आपको पानी वाली बात बता रही थी, वाटर के अंदर जो हमारी मेमोरीज है, एक लड़की का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ किसी दूसरी लड़की के लिए, ठीक है,
और वो जो लड़की थी वो अलग कंट्री की थी, जो दूसरी लड़की थी वो अलग कंट्री की थी। पूरी स्टोरी मतलब उसमें यूट्यूब के ऊपर भी है। तो जब हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ तो वो दूसरी जो लड़की जिसके पास वो हार्ट गया, छोटी, आई थिंक 10 और 12 ईयर की गर्ल थी, और वो जो जिसकी डेथ हुई वो भी 10-12 ईयर की थी। तो 6 महीने के बाद उसको ड्रीम आने लगे, जिसके एक तो रेसिपिएंट है और एक डोनर है। तो जो डोनर का हार्ट था जो रेसिपिएंट के पास गया, मैं वो आपकी इमोशंस की बात बता रही हूँ, तो अब उसको वो ड्रीम्स आने लगे। ड्रीम में आने लगा कि कोई खिड़की के पास खड़ा है, उसने मर्डर किया है। तो उस वो आग जब उठती तो अपनी मम्मा को बताती कि मेरे को ऐसे ऐसे ड्रीम आ रहे हैं। तो ड्रीम आ रहे हैं तो उसने देखा कि ऐसी क्या बात है, ऐसे तो आज तक कभी इसने किया नहीं। लेकिन कुछ महीने जब चलता रहा तो उसने डॉक्टर से कंसल्ट किया और पूछा कि भाई ऐसी क्या बात है, ये किसका हार्ट था, कहाँ से आया था ये। तो उसने बताया कि वहां दूसरे कंट्री की एक लड़की है, उसका हार्ट लिया था, और उसकी जो डेथ हुई थी, उसकी डेथ हुई थी कि वो सामने किसी के चोरी देख रही थी और उसका मर्डर कर रहा था कोई। तो उसके शॉक की वजह से उसकी डेथ हुई। मतलब ऐसा कुछ कहानी है, मतलब पूरी स्टोरी है साइंटिफिकली। फिर ये जो डॉक्टर हैं हार्ट को जिन्होंने बुक लिखा है, उन्होंने उसको रिसर्च करके पता लगाया। तो वो ही ड्रीम में आ गया, क्योंकि अब वो तो चली गई हार्ट डोनेट करके और रेसिपिएंट के पास आ गई। तो जो अब उसके इमोशंस थे उसी लड़की के, उसके हार्ट में हू बहू 6 महीने के बाद वो उभरने लगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी फिजिकल बॉडी है, ये जो फिजिकल बॉडी है, इसके अंदर जो हमारी फिजियोलॉजी चलती है, जो वाटर है, वाटर एलिमेंट है, उसके अंदर हमारी सारी मेमोरीज रोटेट करती रहती है। और वही मेमोरी देखो उसके ब्रेन में गई, ब्रेन से ड्रीम आया, और ड्रीम से उसने अपनी माँ को बताया। कितना गहरा कनेक्शन है हमारी फिजिकल बॉडी का, हमारी वाइटल बॉडी का, हमारी मेंटल बॉडी का, हमारी सुप्रा मेंटल बॉडी का। अच्छा, बोलते कितना ना एक एक सेल मेमोरी रिकॉर्ड करता है, एक एक सेल। यस, है ना। अब आपकी बात आ गई कि कौन सा ऐसा ऑर्गन है। मैं शायद मैंने पिछली बार भी आपको एक एग्जांपल दिया था जब हम विशुद्ध प्रेम की बात कर रहे थे, कि मान लो कि दो लवर्स हैं और एक को किसी और से प्यार हो जाता है, तो वो जेलस फील करता है, उसको नफरत हो जाती है उससे, हेटर्ड हो जाता है। हेट्रेड होते ही उसके हार्ट में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उसके अंदर वो एक बेचैनी बढ़ जाएगी कि मेरा जो लवर है वो किसी दूसरे के साथ कनेक्ट हो गया। तो उसके हार्ट के अंदर वो हेट्रेड का जो भाव है, या अंदर से उसको नफरत का भाव है, तो डिपेंड करेगा कि उसका किस टाइप से वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, या कोई पर्टिकुलर ऐसी रिलेशनशिप है जो डेली वो एक क्लोज रिलेशनशिप ना हो, कि दूर की रिलेशनशिप है। ये डिपेंड करेगा किस तरह की वाइब्रेशंस उसको इम्पेक्ट डालती हैं, और जिसकी वजह से उसके कौन से ऑर्गन के ऊपर वो इफेक्ट आता है, ये डिपेंड करेगा। जी जी। ओके।